अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम कैविटी होती है। हमारे पास जो एब्डोमिन है उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसके अराउंड एक सिरोजल लेयर है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। उसकी अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। डिफ्यूज इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम अलोंग विद एक्सुडेशन। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज्ड पेरिटोनियम के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। तो ये एक सिरोजल लेयर होती है बॉडी के अंदर, और भी जगह पे सिरोजल लेयर होते हैं। जैसा कि एक और एग्जांपल पेरिकार्डियम जो है, हार्ट के अराउंड जो लेयर है वो भी एक सिरोजल लेयर है। तो सिरोजा जहां पे प्रेजेंट होती है उसकी टू लेयर्स होती हैं। एक को एडवेंटिशिया कहते हैं और दूसरी को मेसोथेलियल सेल्स कहते हैं। तो एडवेंटिशिया जो है इसकी फर्दर डिवीजन की जाती है टू लेयर्स के अंदर। एक लेयर को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और सेकंड जो लेयर है उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सी हिस्टोलॉजी है। अगर बात करें कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट या हम कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ, तो ये जो पेरिटोनियम होती है ये मेसोडर्म से ड्राइव करती है या डेरिवेटिव होता है मेसोडर्म का। अगर हम पेरिटोनाइटिस की इटियोलॉजीज की बात करें कि कौन कौन सी काजेज हो सकती हैं जो कि पेरिटोनाइटिस करवा रही होती हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट वन जो है वो है बैक्टीरियल इन्वेजन्स। कि बैक्टीरिया जो है हमारे पास इन्वेड कर जाते हैं हमारी पेरिटोनियम के अंदर, तो उस वजह से पॉसिबिलिटी होती है कि हमारी जो पेरिटोनियम है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए। ठीक है, नॉर्मली जो पेरिटोनियम है इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लेकिन एबनॉर्मल फ्लूइड नहीं होता, वो नॉर्मल फ्लूइड होता है जो कि रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा होता है। उसके बाद जीआईटी को पूरी की एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि वो पूरी की पूरी प्रॉपर पेरिस्टालसिस कर सके और जो फूड है वो आगे मूव कर सके और प्रॉपरली अब्सॉर्ब और डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो होता कुछ यूं है कि बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फर्स्ट रूट की बात करते हैं कि कौन कौन से रूट्स हैं जिनके थ्रू जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो पेरिटोनियम के अंदर पहुंच सकते हैं। फर्स्ट है जीआईटी परफोरेशन। जीआईटी परफोरेशन का मतलब है कि कोई भी जीआईटी ट्रैक्स में लीकिंग हो जाना, जिसका हमने पहले कंडीशन डिस्कस की थी, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है वो ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है। बहुत कॉमन कंडीशन है, मोस्ट कॉमन सर्जिकल कंडीशन है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर जो अपेंडिक्स है वो रप्चर हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। उसके अलावा एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस एक कंडीशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। उसके अलावा टीबी ऑफ द इंटेस्टाइन की टीबी हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, उस कंडीशन में हो सकती है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस होती हैं। इस तरह एक लॉन्ग लिस्ट है बहुत सारी चीजों की। इस टाइफाइड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइफाइड के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि परफोरेशन हो सकती है। पेप्टिक अल्सर डिजीजेस हैं। तो इस तरह एक लॉन्ग लिस्ट है जिसके अंदर जिस रूट के थ्रू या जिस डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड या अंडरलाइंग काज के थ्रू ये रूट के थ्रू ये हमारी पेरिटोनियम के अंदर बैक्टीरियाज आ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे बैक्टीरियाज हैं कौन से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जिनकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकती है। तो उसकी भी एक लॉन्ग लिस्ट है जिसके अंदर जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरियाज हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मैं नाम ले लेता हूं। जैसा कि हमारे पास सोडियोमोनास होता है, प्रोटियस होता है, बैक्टीरियोटाइड्स होती है, गोनोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, इन सारे पैथोजेंस की वजह से हमारी जो पेरिटोनियम है वो डिस्टर्ब हो सकती है या उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकती है। जो हमारे पास सोडोमोनास है, प्रोटियस है, इकोलाई है, क्लेब्सिला है, बैक्टीरियोटाइड्स है, ये तो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं जो कि जीआईटी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये। तो ये जो सारी चीजें हैं ये नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जीआईटी ट्रैक के अंदर, तो वो भी इन्फ्लामेशन काज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बैक्टीरियल इन्वेजन का पॉइंट था। उसके बाद कुछ केमिकल्स, जैसा कि हमारे पास मोस्ट कॉमनली बाइल, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो गाल ब्लैडर है वो अगर रप्चर हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हमारी बाइल है वो मूव करके पेरिटोनियम के अंदर आ जाए, क्योंकि ये सारे पेरिटोनियल ऑर्गन है, ये जब भी रप्चर होंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटीज तो होंगी। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल एसाइटिस हो जाए, एसाइटिस के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन है वो अलग से हम करेंगे इंशाल्लाह। जब लीवर की फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो उसके साथ ही इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे क्या एसाइटिस क्या होता है। उसके अलावा सर्जिकल ड्रेन्स होती हैं। डॉक्टर्स जो है जब ऑपरेट करते हैं, जब लेप्रोटमी करते हैं फॉर एग्जांपल, या कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, अपेंडेक्टमी करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी किस्म की ऑलरेडी परफोरेशन हुई हो या जो गॉल ब्लैडर है वो रप्चर हुआ हो तो वो ड्रेन डाल देते हैं। एक ड्रेन क्या होती है, एक पाइप नमा ट्यूब होती है या एक ट्यूब होती है जो कि एक तरफ उसका जो सिरा होता है वो एब्डोमेन के अंदर रखते हैं और दूसरी साइड जो है वो बाहर बैग के साथ अटैच कर देते हैं कि अगर किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड
जो है वो एब्डोमेन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ड्रेन होता रहे, बाहर निकलता रहे। अगर आपने कोई सर्जिकल प्रोसीजर देखा है तो ये चीजें आपको पता होंगी, ठीक है, कि सर्जिकल ड्रेन क्या होती है। उसके अलावा स्वेब्स हो सकते हैं, जो कि स्वेब्स ऐसा होते हैं जो कि हम ये सारी ऑपरेशन थिएटर के अंदर यूज होने वाली चीजें हैं, जो कि हमारे पास सर्जिकल ड्रेन या स्वेब्स वगैरह होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक कोई स्वेब हमारी बॉडी के अंदर रह जाए, एब्डोमिन के अंदर रह जाए, तो उस कंडीशन के अंदर भी ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो इन्फ्लामेशन कर दें। या हमारे पास मोस्ट कॉमन जो है आरटीए के केस के अंदर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस के अंदर स्प्लीनिक रप्चर के केसेस आते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी हेमरेज वगैरह हो सकते हैं और इस वजह से ब्लड जो है पेरिटोनियम के अंदर आ सकता है और पेरिटोनाइटिस करवा सकता है। तो ये इटियोलॉजीज के अकॉर्डिंग काफी लॉन्ग लिस्टें हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में हम मजीद नहीं जाएंगे। जस्ट ड्रग्स एक दो का नाम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो पेरिटोनाइटिस करवा सकती हैं। उनके अंदर हमारे पास मोस्ट कॉमन जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, स्पेसिफिकली प्रोपेनालोल, ये ऐसी कंडीशन ड्रग होती है जो कि पेरिटोनाइटिस करवा सकती है। तो ये था इनिशियल हम कह सकते हैं कि इटियोलॉजीज जो थी जो कि पेरिटोनाइटिस करवा रही थी। इसके अलावा अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक जब पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे पास पेरिटोनाइटिस का, तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो क्लिनिकल फीचर है उनको डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इस तरह की इनिशियल फेज, अगर फॉर एग्जांपल उसी वक्त उसकी पेरिटोनाइटिस स्टार्ट हुई है या उसी वक्त उसकी जो अपेंडिक्स है वो रप्चर हुई है, उसी वक्त जो है फॉर एग्जांपल उसकी स्प्लीन जो है वो रप्चर हो गई है किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर, तो वो पेशेंट जो है अगर इनिशियल फेज के अंदर प्रेजेंट करता है, यानी कि इंटरमीडिएट या एक्यूट कंडीशन के अंदर प्रेजेंट करता है, तो उसको इनिशियल फेज कहते हैं। इंटरमीडिएट फेज वो फेज होता है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो लेस देन 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट करता है हमारे पास। और हमारे पास जो लेट फेज है उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो 1 or 2 days लेट आता है और उसके उस 1 या 2 दिन पहले उसको पेरिटोनाइटिस स्टार्ट हुआ था और अभी तक कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो उसमें कंडीशन में कौन कौन सी सिम्टम्स प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो सीन कुछ यूं है कि जो इनिशियल फेज है इसके अंदर एक तो एक्यूट एब्डोमेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा सीवियर किस्म का, ठीक है, सडन ऑनसेट वाला पेन होगा, सीवियर पेन होगा और सडन ऑनसेट होगा, उसी वक्त स्टार्ट हुआ होगा। उसके बाद जो पेन है परफोरेशन साइड पे बहुत ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल स्प्लीन रप्चर हुई है तो हमारे पास कहाँ पेन ज्यादा होगा, हमारे पास लेफ्ट साइड पे लंबर रीजन, या हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड पे हाइपोगैस्ट्रियम रीजन के अंदर बहुत ज्यादा जो पेन है वो वहां पे फील हो रहा होगा। बाकी जो पेन है वो होल एब्डोमेन के ऊपर होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट जहां पे कोई रप्चर चल रहा हो, जहां पे रप्चर हुई हो, जहां पे परफोरेशन हुई हो, वहां पे जो पेन है वो ज्यादा होगा। बाकी वैसे होल एब्डोमेन के ऊपर पेन हो रहा होगा, ठीक है, स्प्रेड हो रहा होगा पूरे एब्डोमेन के ऊपर। उसके बाद ये पेन जो है वो मूवमेंट से ज्यादा होगा, ब्रीथिंग जो है वो पैटर्न जो है वो सॉरी मूवमेंट और ब्रीथिंग से ये जो पेन है वो इंक्रीज कर रहा होगा। उसके बाद जो है जीआईटी अपसेट्स आ सकते हैं। अब ये जीआईटी अपसेट्स क्या है, नोजिया, वोमिटिंग, वही ओल्ड स्टोरीज जो कि हम जीआईटी अपसेट्स के साथ पढ़ते हैं। उसके अलावा डिसयूरिया। अब ये डिसयूरिया क्यों हो रहा है, डिसयूरिया इसलिए हो रहा है कि हमारी जो पेल्विक है उसके अंदर जो पेरिटोनियल कैविटी आती है कुछ, अगर उसकी इन्फ्लामेशन हो रही है तो उस वजह से वो हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको डिस्टर्ब कर सकती है और हमारे पास पेशेंट जो है डिसयूरिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। अगर हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की बात करें तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के ऊपर मोस्ट कॉमन चीज जो हमने देखनी है वो फर्स्ट जनरल एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टैकीकार्डिया होगा। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारे पास 10 बीट्स जो है हार्ट की पर मिनट वो इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज है तो ऑफ कोर्स जो हमारे पास हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर चीजें आती हैं। उसके बाद हमारे पास जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है इसके ऊपर मैं बता रहा था कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है, वो ये है कि हमने इंस्पेक्शन जब हम देख रहे होते हैं एब्डोमिन को तो उस वक्त हम देखते हैं कि मोड ऑफ ब्रीथिंग जो है वो थोरैको एब्डोमिनल है। अब ये थोरैको एब्डोमिनल का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल के अंदर, ठीक है, मेल के अंदर एब्डोमिनो थोरैसिक एब्डोमिनो थोरैसिक बोर्ड ऑफ ब्रीथिंग होता है, ठीक है। जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर थोरैको एब्डोमिन होता है, लेकिन जब एक मेल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी पेरिटोनियम की या पेरिटोनाइटिस हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो मोड ऑफ ब्रीथिंग है वो थोरैको एब्डोमिन हो जाएगा। थोरैको एब्डोमिन का मतलब यह है कि पहले चेस्ट ऊपर आती है फिर एब्डोमिन ऊपर आएगा, ठीक है।
क्योंकि पेन हो रहा होगा, जो एब्डोमेन के मसल्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि हम इसकी मजीद जो है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करवाएं, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो मूवमेंट ऑफ या हम कह सकते हैं कि जो ब्रीथिंग पैटर्न होगा वो थोरैको एब्डोमिन होगा, ठीक है। थोरेसिक फर्स्ट ऊपर आएगा, फिर एब्डोमिन आएगा। फीमेल के अंदर ये चीज नॉर्मल होती है कि चेस्ट फर्स्ट अपवर्ड मूव करती है और बाद में एब्डोमिन मूव करता है, ठीक है। उसके बाद पाल्पेशन करेंगे, पाल्पेट करके हम चेक करेंगे। उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें टेंडरनेस मिलेगी, ठीक है, होल ओवर द एब्डोमिन। उसके अलावा रिजिडिटी जो है, रिजिड जो एब्डोमिन है वो रिजिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है, ऑल ओवर द एब्डोमिन। उसके बाद अस्कल्टेशन करें तो अस्कल्टेशन का ये सीन है कि जो बाउल साउंड्स हैं वो एब्सेंट मिलेगी हमें, ठीक है। बाउल साउंड्स क्या होती हैं? बोर्गनियानी साउंड्स जो हम जिनको कहते हैं, या अगर फॉर एग्जांपल आप बहुत देर तक भूखे रहे तो आपके पेट से आवाज आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक कॉमन एग्जांपल है बोर्गनियानी साउंड्स की, ठीक है। उसके अलावा भी हम स्टेथ लगा के चेक करें तो 1 मिनट के अंदर 3 to 4 टाइम्स जो है वो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, तो उनको हम बाउल साउंड्स कहते हैं, ठीक है। वो पेरिस्टालसिस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो साउंड्स जो है वो एब्सेंट हो जाए तो ये भी एक साइन होगा या क्लिनिकल फीचर होगा हमारे पास इनिशियल फेज के अंदर पेरिटोनाइटिस का, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल फेज के अंदर इस तरह पेशेंट प्रेजेंट करता है। और अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट के अंदर जो हमारा पेशेंट है वो प्रेजेंट कर रहा होगा लेस देन 24 आवर्स के अंदर, और इसमें होगा कि ये कि हमारा जो पेन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि एक बहुत देर तक अगर पेन होता रहे तो उस कंडीशन के अंदर जो बॉडी है वो उसको खुद ही कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल समटाइम कहा जाता है स्वीयर पेन। अभी स्वीयर पेन का एक डेफिनेशन कोई पूछे तो वो इस तरह कह सकते हैं हम कि स्वीयर पेन ऐसा पेन होता है जो कि फॉर एग्जांपल जो रात को सोने ना दे, ठीक है, जो पेशेंट को अवेक रखे, जगा के रखे, ठीक है, तो उसको हम स्वीयर पेन कहते हैं। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो पेन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर वही टेम्परेचर और टेकिकार्डिया, लेकिन टेम्परेचर भी कम होना स्टार्ट होगा, टेकिकार्डिया भी कम होना स्टार्ट होगा, ठीक है। हार्ट रेट मतलब कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के ऊपर बात करें तो उसके अंदर भी वही टेंडरनेस जो है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, रिजिडिटी जो है वो भी कम होगी। उसके अलावा हमें स्वेलिंग तो नजर आ रही होगी और अब्सेस भी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया बॉडी के अंदर घूम रहे हैं तो इम्यून सिस्टम ने तो अपना रिस्पॉन्स देना ही देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट जो फेज है इसके अंदर इस तरह पेशेंट प्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें लेट फेज की, तो लेट फेज के अंदर हमने क्या करना है, जो पेन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। साइलेंट डिस्टेंशन हो जाएगी एब्डोमेन की, एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंट तो हो रहा होगा लेकिन पेन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इस वजह से इसको कहते हैं साइलेंट डिस्टेंशन। उसके अलावा क्या है, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो पर्सन है उसको टाइम स्पेस उसको नहीं पता चलेगा कि वो बैठा कहाँ पे है, क्या बात कर रहा है, उसके आसपास कौन बैठा है, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर उसको नहीं फील हो रही होंगी या वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। डिजीनेस होगा, कंफ्यूज्ड पेशेंट होगा, इस तरह की सिम्टम्स उसके अंदर आएंगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैल जाएगा, सेप्टिसीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो सेप्टिसीमिया होगा और सेप्टिक शॉक होगा, ठीक है। सेप्टिक शॉक वो शॉक होता है जिसके अंदर हमारे पास जो फॉर एग्जांपल टॉक्सिन्स वगैरह जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर हो जाते हैं और वो हमारे जो बॉडी की स्टेट है या बॉडी का फ्लूइड लेवल है, ब्लड है, तो उसको सारी चीजों को डिस्टर्ब करना स्टार्ट करते हैं और पेशेंट जो वो शॉक के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये शॉक की डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके ऊपर एक कंप्लीट लॉन्ग डिस्कशन है, उसको हम वहीं पे डिस्कस करें तो सही बात है, ठीक है। तो फिर उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के ऊपर हमें डिस्टेंडेड एब्डोमिन मिलेगा, जैसा कि हम लोग ऊपर बात करके आए हैं कि जो है साइलेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा हमें एग्जामिनेशन के ऊपर। टेंडर नहीं होगा क्योंकि टेंडरनेस यहाँ पे खत्म हो जाती है, पेन खत्म हो जाता है। फ्लूइड थ्रिल जो है ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। अब ये फ्लूइड थ्रिल क्या है? फ्लूइड थ्रिल ये ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारी जो पेरिटोनाइटिस है, इन्फ्लेमेशन हो चुकी है पेरिटोनियम की, वहां पे बहुत ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि एसाइटिस भी पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है। एसाइटिस ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एब्डोमेन के अंदर जो हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मल फ्लूइड जो है वो अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर फ्लूइड थ्रिल हमें मिल सकता है और बाउल साउंड्स जो है वो एब्सेंट हो जाएंगी, ठीक है, नेगेटिव आ जाएंगी। तो जो कि इनिशियल फेज के अंदर भी नेगेटिव ही थी और लास्ट तक नेगेटिव ही रहेंगी, ठीक है।
तो ये है इसके क्लिनिकल फीचर्स। होप सो कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आई हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की तरफ मूव करेंगे। लेकिन ये जो पेरिटोनाइटिस का टॉपिक है इसको एक बार मैं फिर क्विक सा रिकैप को दे देता हूँ आपको। सीन कुछ यूं है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में थोड़ा डिस्कस किया कि हिस्टोलॉजी क्या होती है, इटियोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया जिसके अंदर बैक्टीरियल इन्वेजन हो सकता है कि बैक्टीरिया हमारी पेरिटोनियम के अंदर चले जाए, कोई केमिकल जा सकता है या कोई ड्रग जा सकती है जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकती है। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो उसमें इनिशियल फेज के अंदर जो पेशेंट प्रेजेंट करता है उसके अंदर सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, जीआईटी अपसेट्स वगैरह, और मूवमेंट और ब्रीथिंग से ये पेन जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, उसके अलावा टैकिकार्डिया भी हो रहा होता है। जो इंटरमीडिएट फेज है उसके अंदर पेन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, हार्ट रेट भी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है और टेम्परेचर भी वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर लेट फेज के अंदर पेशेंट प्रेजेंट करता है तो हमारे पास जो पेन है वो बिल्कुल नहीं होगा, डिस्टेंडेड एब्डोमेन होगा, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह हो सकती है, बीपी लो हो सकता है, और इसके अलावा नॉन टेंडर और फ्लूइड थ्रिल वगैरह में मिल सकते हैं, बाउल साउंड जो है वो एब्सेंट होंगी। तो ये था ईच एंड एवरीथिंग। होप सो कि ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छी तरह समझ आई। कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कोई वर्ड समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि ऐसे आप आपको आंसर करूं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।